स्वागत है आप सभी का फिनेंशियल एजुकेशन में। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना यानी कि इंटीग्रेटेड पेंशन प्लान प्रभावी होने जा रहा है और ये मूल वेतन का दोस्तों 50% यहाँ पर पेंशन रखा गया है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे जो तीनों स्कीम है यानी कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, तो इन तीनों में क्या अंतर है और क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है, यहाँ पर हम लोग ये डिफाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों ओपीएस की बात करें तो ओपीएस का चुनाव हम नहीं कर सकते हैं, इसका विकल्प नहीं दिया गया, केवल एनपीएस और यूपीएस में ही हम चुनाव कर सकते हैं। एनपीएस चूंकि ये पहले से चला आ रहा है और अब यूपीएस का भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। गारंटीड पेंशन की बात करें दोस्तों, तो गारंटीड पेंशन ओपीएस में भी दिया गया है और यूपीएस में भी दिया गया है। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अंशदान स्कीम की बात करें तो एनपीएस और यूपीएस दोनों में अंशदान स्कीम है। बजट में प्रावधान, तो इससे हमें भी कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महंगाई से जुड़ा हुआ, तो महंगाई से जुड़ा हुआ ओपीएस भी है और यूपीएस में भी महंगाई का ध्यान रखा जाएगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से इसमें परिवर्तन होते रहेंगे। फैमिली पेंशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर तीनों में फैमिली पेंशन का प्रावधान रखा गया है। अब बात करते हैं बाजार रिटर्न से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों एनपीएस जो है रिटर्न से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब आप रिटायर होते हैं उस समय मार्केट की स्थिति पर निर्भर करेगा कि आपको कितनी पेंशन दी जाएगी। और यहाँ पर यूपीएस में एक सर्टेन पेंशन निर्धारित की गई है। तो ये था दोस्तों तीनों में एक डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एकीकृत पेंशन योजना की अधिसूचना जो है जारी हो चुकी है और ये दोस्तों 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच में चयन करने का विकल्प देती है। 25 वर्षों की दोस्तों न्यूनतम सेवा यहाँ पर जरूरी है। अधिसूचना के मुताबिक पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन होगी और पेंशन की राशि दोस्तों सेवानिवृत्त से पहले तुरंत पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी। यानी कि जिस महीने में भी आप रिटायर होंगे उसके पिछले 12 महीनों का एक एवरेज निकाला जाएगा मूल वेतन का और वो आपकी पेंशन की दोस्तों धनराशि बन जाएगी। ओपीएस की अगर हम बात करें दोस्तों, पुरानी पेंशन प्रणाली की 2004 से पहले सेवा में आ चुके कर्मियों पर ये लागू होती है। ठीक है, इसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्त वाले महीने में मिले मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दोस्तों दिया जाता था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एनपीएस की, तो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में आए कर्मियों के लिए यह योजना अनिवार्य की गई थी। इसमें कर्मचारी के मूल वेतन का 10%, जबकि केंद्र सरकार जो है यहाँ पर दोस्तों 14% का योगदान करती है। इससे जुड़े धन से सेवानिवृत्ति के बाद दोस्तों पेंशन मिलती है। यूपीएस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एनपीएस का चूंकि एक बहुत बड़ा विरोध हुआ, इसके कारण जो है केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को दोस्तों मंजूरी दे दी। यह स्कीम भी कर्मचारी व केंद्र सरकार के अंशदान से संचालित होगी, लेकिन इसमें कुछ जो है दोस्तों संशोधन किया गया। इसमें कर्मचारियों का योगदान मूल वेतन व महंगाई भत्ते का 10% होगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान जो है दोस्तों 18.5% होगा। पेंशन की राशि दोस्तों आखिरी 12 महीने के मूल वेतन का 50% होने की यहाँ पर गारंटी भी रखी गई, जो कि एनपीएस में ये सुविधा नहीं थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा आवेदन 1 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। कर्मचारियों के पास आवेदन को फिजिकल रूप में भी जमा करने का विकल्प होगा। अधिसूचना के मुताबिक दोस्तों कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में एकीकृत पेंशन या सुनिश्चित भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यूपीएस और एनपीएस दोनों में अंतिम भुगतान जमा जो है ट्रेजरी पर मिले बाजार रिटर्न पर निर्भर करेंगे। इस कोष को ज़्यादातर सरकारी बॉन्ड में ही दोस्तों निवेश किया जा रहा है। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।